सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, एक बार फिर वीडियो शुरू हो गया। तो परीक्षा के बाद ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने जो आखिर वीडियो में किया था, जाखू मंदिर के प्रश्न उत्तर किए थे, उसे एक बार हम दोहराएंगे और उसके बाद आगे का पाठ करेंगे। तो बच्चों, पाठ तो लगभग हमने खत्म कर लिया था। हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे थे, बुक का अभ्यास भी हमने कर लिया था। हमने पिछले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर किया था। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ को फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि हम एक हफ्ते के बाद फिर मिले हैं। और उसके बाद प्रश्न उत्तर जो पिछले वीडियो में किया था उसे भी दोहरा लेते हैं। फिर उसके बाद हम वाक्य बनाओ करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17। बच्चों, पाठ 17 है जाखू मंदिर। तो आपने इस पाठ में जाखू मंदिर के बारे में पढ़ा था और आपने अंजलि और मंथन के बारे में पढ़ा था। अंजलि और मंथन अपने माता पिता के साथ कहाँ गए थे? जाखू मंदिर देखने गए थे। तो बच्चों, जाखू मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हो, जाखू मंदिर शिमला में स्थित है। तो अंजलि और मंथन अपने माता पिता के साथ जाखू मंदिर देखने शिमला गए थे। उसके बाद जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? मंदिर में उन्होंने बहुत से बंदर और लंबी दुम वाले लंगूर देखे। बच्चों, इससे पहले उन्होंने बंदर और लंगूर इतने सारे एक साथ नहीं देखे थे, इसलिए वो डर गए और डर करके वो अपने माता पिता से जाकर चिपक गए। तो पिताजी ने समझाया कि डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और यह कहकर वो सभी मंदिर के अंदर चले गए। अब बच्चों, मंदिर में जब वो गए तो वहाँ पे क्या हो रही थी? आरती हो रही थी। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, मंदिर में पंडित जी होते हैं। पंडित जी आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, घंटा बजता है। जो लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, वो लोग घंटा बजा करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर घंटी बजाकर बाहर आते हैं। तो इन लोगों ने भी ऐसा ही किया, इन्होंने घंटा बजाया। जो मंथन है वो मंदिर में घुसने से पहले उसने घंटा बजाया और उसके बाद मंदिर में जाकर इन लोगों ने आरती की। आरती करने के बाद पंडित जी ने इन लोगों ने को किस चीज़ का टीका लगाया? चंदन का टीका लगाया। बच्चों, चंदन का टीका लगाने के बाद पंडित जी ने लोगों को प्रसाद भी दिया। जैसा कि आप जानते हो, मंदिर हम जाते हैं तो हमें प्रसाद भी मिलता है। तो इन लोगों को भी पंडित जी ने प्रसाद भी दिया। प्रसाद लेकर ये लोग बाहर आए। और बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे बंदर और लंगूर थे। अगर आप अपने शहर के मंदिर में गए होंगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आपको बंदर देखने को मिल जाते हैं। और बंदर जब हमारे हाथ में कुछ देखते हैं तो उसके लिए वो हमारी तरफ झपटते हैं। इसलिए मम्मी पापा के साथ जब हम मंदिर जाते हैं तो जो भी हमारे हाथ में खाने पीने की चीज़ें यानी प्रसाद होता है, मंदिर में लेके जाते हैं या लेके वापस आ रहे होते हैं, तो उसे हम अपने कपड़े से या रुमाल से ढक करके लेके जाते हैं, क्योंकि जब बंदर हमारे हाथ में कोई चीज़ देता है तभी हमारी तरफ लपकता है। तो यहाँ पर जब पंडित जी ने दोनों को एक एक संतरा और केला अपने थाली में से निकाल करके दिया और वो लोग मंदिर के बाहर आए तो बंदर ने उनके हाथ में केला और संतरा देखा और उनकी तरफ लपके। अब यह देखकर बच्चे डर गए। तो मंथन जो है वो डर के मारे रोने लगा और जो अंजलि थी वो डर के मारे अपनी माता जी से जाके लिपट गई। अब बच्चों, बंदर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने अपना फल गिरा दिया। बच्चों ने उनके फल उठा करके वो चले गए। तो ये पूरा पाठ था। इस पाठ में हमने अंग की मात्रा वाले शब्दों को देखा था। जैसा कि आप जान रहे हो बच्चों, ये जो जाखू मंदिर है इसमें हमने अंग की मात्रा वाले शब्दों को देखा था। सबसे पहला शब्द तो हमने यहाँ पे मंदिर ही देखा था। मन, द पे छोटी की मात्रा और र, मन। जैसा कि हम जानते हैं ये है अंग, और अंग के ऊपर बिंदी लगाते हैं। अ पे बिंदी लगा के हम पढ़ते हैं इसको अंग। हम सभी जानते हैं कि 11 स्वर होते हैं और स्वर के अलावा 2 और वर्णों को हम पढ़ते हैं जिसको अंग और अह कहते हैं। ये दोनों ध्वनियाँ हैं, इसे हम स्वर नहीं कहते, इन्हें हम ध्वनियाँ कहते हैं। हम इनकी ध्वनि से इनको पहचानते हैं। तो अंग की मात्रा यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, अह की मात्रा हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। अंग की मात्रा बच्चों, अंग यानी अ पे बिंदी, अंग। और जब हम पढ़ते हैं तो अंग की ध्वनि आती है और अंग की ध्वनि से ही हम इसे पहचानते हैं। और जब भी हम किसी पे भी ये बिंदी यानी अंग की मात्रा हम बिंदी के रूप में जो लगाते हैं, किसी भी व्यंजन के ऊपर जब हम लगाते हैं तो इस मात्रा को हम अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि
ये आपका बिंदी अंग की मात्रा हो गई। हम क पे अगर इसी बिंदी को लगाते हैं तो इसे हम कंग पढ़ते हैं। और क पे बिंदी हम कहाँ लगाते हैं? क के सिर पर यानी माथे पर लगाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी वर्ण या किसी भी व्यंजन के ऊपर ये बिंदी लगाई जाती है। तो यहाँ पे जब हम किसी भी व्यंजन के ऊपर इस बिंदी को देखते हैं तो उसे अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं, कंग, खंग। और ऐसे ही कुछ शब्दों को हमने इस पाठ में पढ़ा था। आपने इस पाठ के पहले भी कुछ अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था और पाठ में भी पढ़ा था, जैसे कि मंदिर, बंदर, ब पे बिंदी बन, दर, बंदर। उसके बाद हमने लंगूर भी पढ़ा था, लंग, ग पे बड़े की मात्रा गू, र, लंगूर। उसके बाद हमने घंटा पढ़ा था, घन, त पे आ की मात्रा टा। शंख पढ़ा था, शंख किसने बजाया था? पंडित जी ने बजाया था, शंख पढ़ा था। उसके बाद हमने चंदन पढ़ा था, चंदन, चंदन। उसके बाद हमने पंडित जी, पंडित, पंडित, ज पे बड़ी की मात्रा जी, पंडित जी पढ़ा था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन वर्णों पे या व्यंजन पे बिंदी लगा करके अंग की मात्रा लगाते हैं और उसे अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। बच्चों, काफ़ी हमने अभ्यास किया, पाठ के पहले भी शब्दों को देखा था, बाद में भी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अंग की मात्रा समझ में आ गई होगी। आप पहचानना सीख गए होंगे, शब्द बनाना सीख गए होंगे और वाक्य भी बनाना सीख गए होंगे। और अब अगर आपको अंग की मात्रा दिखाया जाता है या पहचानने को दिया जाता है तो आप आराम से पढ़ लेंगे या समझ लेंगे। और तो बच्चों, यहाँ पे ये जो अंग की मात्रा है इसे जब हम पढ़ते हैं तो नाक से पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे अनुस्वार कहते हैं। अंग की मात्रा को हम नाक से पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे अनुस्वार कहते हैं। और बच्चों, ये जो अंग की मात्रा है, जब भी हम किसी शब्द में इसे लगाते हैं तो हम जिस शब्द पर इस अंग की मात्रा को लगाते हैं उसके ठीक ऊपर लगाते हैं। यानी कि ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन देख रहे हैं, ब का लाइन है, म का लाइन है, इसके ऊपर लगाते हैं मन। और उसके बाद अगर हम उसके बाद लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम इस बिंदी को लगाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि जिस व्यंजन पे हम लगा रहे हैं उसकी लाइन के ऊपर हम लगाएंगे, या बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम इस लाइन पे लगाते हैं। ल पे बिंदी, घ पे बिंदी, और इसको हम अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। ये हो गया मन। और जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो अलग अलग जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि बिंदी हमें लगानी कहाँ है, यानी अंग की मात्रा हमें लगानी कहाँ है। इसीलिए जब भी हम ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं तो उनको हम पहले अलग से पढ़ करके फिर बाकी वर्णों के साथ मिला करके शब्द को पढ़ते हैं, तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमें बिंदी लगानी कहाँ है। जैसे कि मंदिर, मन, दिर, मन पे हमें लगानी, म पे लगानी है, म को हम आधा न के साथ पढ़ रहे हैं, मन, दे, र, मंदिर। बन, द, र, बंदर। लंगूर, लंगूर। घंटा, घंटा। शंख, शंख। तो यहाँ पे इस बिंदी को लगा करके हम इसे अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हम और भी देख चुके हैं, इसलिए अभी आपको अंग की मात्रा स्पष्ट हो गया। इसके अलावा बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम वाक्य बनाएंगे। जैसे कि वाक्य बनाएंगे बच्चों, हमारे पास मंदिर है, मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, मेरी माँ रोज सुबह मंदिर पूजा करने जाती है। या फिर मैं आपको वाक्य बनाओ लिखाऊंगी नहीं, मैंने पहले भी बोला था वाक्य बनाओ मैं लिखाऊंगी नहीं, आपको अभ्यास कराऊंगी, आप अपने आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, या फिर मेरी माँ रोज सुबह मंदिर जाकर पूजा करती है, रोज सुबह मंदिर की घंटी बजती है, रोज सुबह मंदिर में आरती होती है, मंदिर में जाकर शांति मिलती है। इस तरह के आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। उसी तरह बंदर, बंदर, बंदर पेड़ पर रहते हैं, बंदर उछल कूद करते हैं, बंदर को केले बहुत पसंद होते हैं, मेरे घर के पास बहुत सारे बंदर आते हैं। या फिर मेरे घर के पास बड़ा सा मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। इस तरह के आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है घंटा, रोज सुबह मंदिर का घंटा बजता है, घंटा स्कूल का में भी घंटा होता है, हम घंटा स्कूल से भी जोड़ सकते हैं। और मैं मंदिर जाता हूँ तो पहले घंटा बजा करके फिर मंदिर में प्रवेश करता हूँ। इस तरह के आप वाक्य बना सकते हैं। फिर है शंख, पंडित जी रोज आरती के बाद शंख बजाते हैं, रोज सुबह शंख की आवाज़ सुनकर मैं उठ जाता हूँ। शाम को आरती के बाद भी शंख बजता है,
मंदिर में शाम की आरती के बाद भी पंडित जी शंख बजाते हैं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों चंदन का भी वाक्य बना सकते हैं। जो चंदन का हम टीका लगाते हैं, पूजा, चंदन का प्रयोग हम पूजा में करते हैं। चंदन ठंडा होता है, उसका जो उसको लगाने पे हमें ठंडक महसूस होती है, उसका जो अनुभव है वो शीतल होता है। इसलिए हम चंदन को अपने चेहरे पे लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं। चंदन का साबुन भी बनता है, ठीक है। और चंदन की लकड़ी का हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं। चंदन की लकड़ी से तिलक लगाते हैं। चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिस का तिलक लगाते हैं। आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ को भी पढ़ लिया, दोहरा भी लिया जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे, इस पाठ के अंत में दिया गया एक कविता है। इस पाठ के अंत में हमें एक कविता दी गई है। एक पैराग्राफ आज हम पढ़ते हैं, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है। अगला हमारा अभ्यास है, इसी पाठ के पीछे दिया गया एक कविता है बच्चों, उसमें भी हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को देख सकते हैं। तो चलिए, पाठ झाखू मंदिर के पीछे एक कविता दी गई है, चंगी नहीं लड़ाई। चंग, ग पे बड़ी की मात्रा गी, नहीं, न, ह पे बड़ी की मात्रा और बिंदी नहीं, चंगी नहीं लड़ाई। ल पे आ की मात्रा डा, ई, चंगी नहीं लड़ाई। अब बच्चों चंगी का मतलब अच्छी, नहीं का मतलब आप जानते हैं लड़ाई यानी लड़ना। तो बच्चों लड़ाई कहाँ कहाँ होती है, कितने प्रकार की लड़ाई आप जानते हैं? 2 देशों में लड़ाई होती है ना, 2 राजाओं में लड़ाई होती है, 2 राज्यों में लड़ाई होती है ना, 2 पड़ोसियों में लड़ाई होती है, और 2 भाइयों में लड़ाई होती है ना, और 2 दोस्तों में लड़ाई होती है। और हर लड़ाई अलग अलग तरह की होती है। अगर 2 भाई लड़ते हैं घर में आपस में, 2 बच्चे लड़ते हैं, 2 भाई लड़ते हैं, सब बहुत तरह की लड़ाई होती है। लेकिन कोई भी लड़ाई अच्छी नहीं होती, चाहे वो छोटे बच्चे लड़ाई करें, बड़े लड़ाई करें, 2 देश के लोग लड़ाई करें, या फिर उससे भी बड़ी कोई 2 राजाओं में लड़ाई हो, राज्यों के बीच में लड़ाई हो। तो ये सब कोई भी लड़ाई पुराने समय से या आज तक कोई भी लड़ाई अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका यही शीर्षक है कि इस शीर्षक का यही मतलब है कि किसी भी तरह की लड़ाई अच्छी नहीं होती, इसीलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। आप लोग लड़ते हैं? आप लोग तो पहले अपने घर में अपने भाई बहन से ही लड़ते होंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, है ना। तो लड़ना अच्छी बात नहीं है, हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, और मतलब आपस में समझ बूझ करके रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, आपसी तालमेल के साथ रहना चाहिए। हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि लड़ाई करने से हमें कुछ नहीं मिलता, हमेशा नुकसान ही होता है। और बच्चों दोनों तरफ से नुकसान होता है। अगर आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, राजा महाराजाओं के बारे में कहानी पढ़ी होगी, या फिर आपने सुनी होगी, तो आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में लोग लड़ते थे आपस में, एक दूसरे के लिए, ज़मीन के लिए लड़ते थे, धन दौलत के लिए लड़ते थे, और राजा लड़ लड़ कर ही अपना राज्य बढ़ाया करते थे। लेकिन वहाँ पर नुकसान दोनों का होता था, जो जीतता था उसका भी नुकसान होता था, जान और माल दोनों का नुकसान होता था। मतलब जो संपत्ति है उसका भी नुकसान होता है, लड़ाई होगी तो फिर संपत्ति भी नुकसान बर्बाद होती है, और लोगों की जानें भी जाती हैं, खून खराबा हो जाता है। तो वो तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। तो उस तरह की भी लड़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ पे भी दोनों का नुकसान होता है। या छोटी मोटी लड़ाई हम पड़ोसी से लड़े, घर में किसी से लड़े, वहाँ पे भी लड़ाई अच्छी, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होता है, या हमारे शरीर का कुछ नुकसान होता है, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, या हम किसी वस्तु को नष्ट कर देते हैं। तो किसी भी तरह की लड़ाई से कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। अगर आप बड़े हैं तो बड़े समझ करके समझ जाइए, और अगर आप छोटे हैं तो जो बड़ा है उसको बड़ा समझ करके उससे नहीं लड़ना चाहिए। तो ये तो आपसी समझ की बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप लड़ाई नहीं करेंगे। तो बच्चों जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी आप जैसा कि देख सकते हैं चित्र में कौन कौन है बच्चों, जरा चित्र देखकर मुझे बताइए कि इस कविता में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है। इस कविता में हमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन है वो? आप देख सकते हैं, पहला जो चित्र है इस पाठ का,
इस पार्ट में, इस चित्र में यहाँ पे भालू है और बंदर है। आप पहले चित्र में देख सकते हैं भालू और बंदर है, तो लड़ाई किस में हो रही होगी? भालू और बंदर में लड़ाई हो रही होगी, और दोनों आमने सामने हैं, और भालू बंदर को झपट रहा है, मतलब उसको हाथ उसके ऊपर पंजा मार रहा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं बंदर जमीन पे गिरा है और भालू उसके ऊपर गिरा हुआ है। तीसरे चित्र में देख सकते हैं जो भालू है एक तरफ थका हारा सा या फिर जैसे पिटे पिटाए जैसा बैठा हुआ है, और यहाँ बंदर जो है अपने, अगर आप ध्यान से देखें तो बंदर के पैर में पट्टी बंधी हुई है और हाथ में बैसाखी है, यानी कि एक सहारा, लकड़ी का सहारा लेकर के वो चल रहा है। बैसाखी हम कब लेते हैं बच्चों? जब हम चल नहीं पाते, हमारे पैर में चोट लग जाती है, या हमारा पैर खराब होता है, या फिर हमारे पैर में कोई भी परेशानी होती है जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते, तो हम बैसाखी के सहारे चलते हैं, यानी कि किसी छड़ी के सहारे या फिर किसी लकड़ी के सहारे चलते हैं। तो यहाँ पे बंदर अपने पैर में पट्टी बांधे बैसाखी के सहारे चल रहा है, यानी कि लड़ाई के बाद जो बंदर की हालत हुई है वो बुरी हालत है, उसका पैर में चोट लगी है। तो इस चित्र को भी देख करके हमें बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है, और बच्चों इससे हमें पता चल रहा है कि जो लड़ाई होती है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो आज तो हमने चित्रों को देख करके समझा, और अगले वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इनमें दिए गए अंक की मात्रा वाले शब्दों को भी देखेंगे, और इस कविता को कोई पढ़कर इसका आनंद लेंगे, और इससे जो हमें सीख मिलती है उसे सीख करके अपने जीवन में अपनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ हमने विचार किया है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप लोग इसे याद करके कक्षा में सुनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।